सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। खेती के साथ मधुमक्खी पालन करके किसान अपनी ही नहीं बल्कि दूसरे लोगों की जिंदगी में भी मिठास घोल सकते हैं। ये एक ऐसा बिजनेस है जिसे सही प्रबंधनों को अपनाते हुए करें तो सालाना लाखों की आमदनी कमा सकते हैं। फिलहाल अभी मधुमक्खी पालन के लिए सही समय चल रहा है, तो इसके करते समय किसान कौन कौन सी पहलुओं पर विशेष ध्यान दे, इस बारे में जानते हैं डॉक्टर हरीश शर्मा से। मधुमक्खी पालन आज के संदर्भ में एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय बन गया है। महत्वपूर्ण हमारे लिए भी है, किसान के लिए भी है और रोज़गार उपलब्ध करवाने के लिए भी है। और इसकी जो सबसे अहम भूमिका है मधुमक्खियों की व अन्य कीट परागणकर्ताओं की, उसको देखते हुए आज इस व्यवसाय की न केवल प्रदेश में लेकिन हमारे देश में जो हमारी जितनी भी डेवलपमेंट स्कीम्स हैं उनमें से एक इम्पॉर्टेंट स्कीम जो है तो मधुमक्खी पालन भी उभर करके आ रहा है। इस व्यवसाय को शुरू करने का सही समय अक्टूबर है, क्योंकि अक्टूबर से लेकर मई तक फूलों की उपलब्धता भरपूर रहती है और इसी समय इनके शहद का उत्पादन होता है। बाकी समय लगभग 4 से 5 माह मधुमक्खियों को कृत्रिम आहार, चीनी या गुड़ का घोल देकर जिंदा रखना होता है। अगर आप भी इस व्यवसाय को शुरू करना चाहते हैं तो शासन द्वारा मिलने वाले अनुदान का लाभ उठाकर इस व्यवसाय को शुरू करें। तो जब मौन पालन की बात आती है तो सबसे पहले तो ये है कि कौन कौन से प्रजातियां हैं जिनके साथ हम मौन पालन कर सकते हैं। तो जो मधुमक्खियों की प्रजाति हैं उनमें से एक हमारी इटालियन, जिसको एपिस मेलिफेरा कहते हैं, वह एक देसी प्रजाति जो हमारे घर घर में पाई जाती है उसको हम एपिस सिराना के नाम से जानते हैं। तो जब मधुमक्खी पालन की बात करते हैं तो हम इन दोनों में से किसी भी मधुमक्खी के साथ कार्य कर सकते हैं। देश में और अंतर्राष्ट्रीय बाजार में शहद की मांग की वजह से मधुमक्खी पालन का व्यवसाय तेजी से बढ़ रहा है। इससे न केवल किसानों को अच्छी आय होती है बल्कि मधुमक्खियों से होने वाले परागण से फसलों का उत्पादन भी बढ़ता है। मधुमक्खी पालन से शहद, मोम, रॉयल जैसी उत्पादन प्राप्त होते हैं जो किसानों की अतिरिक्त आमदनी का बेहतर जरिया साबित हो रहे हैं। कृषि से जुड़े लोग या फिर बेरोजगार युवक इस व्यवसाय को आसानी से अपना सकते हैं। हमारा जो ये मधुमक्खी पालन है इससे हमें कई प्रकार के फायदे हो जाते हैं। एक तो आप मधुमक्खी पालन कर रहे हैं जिससे जो मधुमक्खी को पाल रहे हैं उनको अतिरिक्त आय प्राप्त हो रही है। इसके साथ साथ ही जहां उन्होंने मधुमक्खियां अपनी रखी हैं तो उसके 2 से 3 किलोमीटर के दायरे में वो विभिन्न प्रकार के फसलों में परागण करती हैं, जिससे हमारी फसलों की उत्पादकता बढ़ती है। साथ ही साथ जो वनस्पति है जिस पे वो मधुमक्खियां घूम रही हैं वहाँ भी वो परागण करके उनका बीज व उनका संवर्धन में सहायक सिद्ध होती हैं। इस व्यवसाय को भूमिहीन लोग जो हैं, छोटे स्तर पर जो किसान हैं, युवा है, तो महिलाएं हैं, कोई भी वर्ग इसको बड़ी सुगमता से अपना सकता है। मैं तो ये कहूँगा कि अगर आप मधुमक्खी पालन व्यवसाय अपनाना चाहते हैं, छोटे स्तर पर भी अपना सकते हैं, मध्यम स्तर पर भी अपना सकते हैं और कमर्शियल लेवल पे भी अपना सकते हैं, जिससे पूरे के पूरे परिवार का खर्चा मौन पालन से ही चलेगा। एक प्रशिक्षण करके फिर हम छोटे स्तर पर मौन पालन का आरंभ कर सकते हैं। आइए जानते हैं अन्नदाता निःशुल्क फोन के माध्यम से पूछे गए समस्याओं का समाधान। अन्नदाता निःशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से पूछे गए प्रश्नों में से आज हमने जिस प्रश्न को कार्यक्रम में शामिल किया है उसे पूछा है ग्राम पालरी, जिला हनुमानगढ़ के कृषक विक्रम जागड़ ने। आप धान की पराली प्रबंधन के बारे में संपूर्ण जानकारी चाहते हैं तो विक्रम जागड़ जी आपकी जानकारी के लिए प्रस्तुत है कार्यक्रम का ये अंश।
किसानों को यही संदेश देना चाहूँगा कि जो किसान भाई अपनी पराली में आग लगाते हैं, वो किसान भाई अपनी पराली में आग ना लगाकर पराली का प्रबंधन कर पराली प्रबंधन से खरपतवार नियंत्रण करें। विगत एक दशक से खेती में मशीनों का प्रयोग बढ़ा है। साथ ही खेतिहर मजदूरों की कमी की वजह से भी यह आवश्यकता बन गई है, जिसकी वजह से अधिक मात्रा में फसल अवशेष खेत में रह जाते हैं, जिनका समुचित प्रबंधन एक चुनौती है। फसल अवशेष जलाने से जमीन की ऊपरी सतह पर बने रहने वाले सूक्ष्म जीव, मित्र कीट और केंचुए नष्ट हो जाते हैं, जिससे भूमि की उर्वरा शक्ति में भी कमी आती है। इसके अलावा पराली जलाने से मनुष्य को स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं आने लगती है। जैसे आप देख रहे हैं, जो मैं यहाँ अपने फार्म पर अपना जो सलारू का फार्म है NHRDF का, इस पर मैं लहसुन लगवा रहा हूँ कि हम लोग स्पेशली 3 से 4 एकड़ धान लगवाते हैं केवल पराली के लिए, जिससे कि पराली प्रबंधन से हम लोग खरपतवार नियंत्रण कर सकें। देखिए, लहसुन और प्याज में दोनों में ही रिजल्ट बहुत अच्छा है। लहसुन लगाने के, जैसे आज हमने लहसुन का सोइंग कर दिया, लहसुन सोइंग करने के जब हम पानी देंगे उससे पहला पानी देने से पहले जैसे ही सोइंग कर दिया वैसे ही हम इसको डाल देंगे। डालने के बाद में हम पानी दे देंगे। जिन किसान भाइयों ने ड्रिप या स्प्रिंकल लगाया हुआ है वो भी कर सकते हैं। जिन किसान भाइयों के पास ड्रिप और स्प्रिंकल नहीं है वो लोग भी कर सकते हैं। प्लेन जो फ्लड पानी देना है उससे भी आप जो है प्लेन क्यारी में जो आप इसको बिछा सकते हैं। उसका भी कोई ज़्यादा वो नहीं है कि हाँ भी उसका कोई ज़्यादा नुकसान है, उसको आपको काफ़ी अच्छा फ़ायदा रहेगा, क्योंकि खरपतवार नियंत्रण होगा, साथ में नमी को मेंटेन करके रखेगा। पराली का प्रबंधन कर खरपतवार नियंत्रण करेंगे, एक तो आपका लेबर का बहुत सारा पैसा बच जाता है। दूसरा, एक बार लगाने के बाद में ये आपका पराली एक बार बिछ गई, फिर दोबारा से आपको ये नहीं कि उठाकर कहीं दोबारा से फिर लगाना है, ये करना है। आप ये यहीं की यहीं सड़ जाएगी पराली आपकी। और ये फर्टिलाइज़र का भी यूज़ आपका लास्ट में जब आपका लहसुन निकलेगा, जो भी पत्तियां हैं ये पूरी गल जाएंगी। गलने के बाद में उसमें जो है ये सब जुताई हो जाएगी और आपका खेत में ये फर्टिलाइज़र का भी काम करेगा। ये आने वाले समय में जब ये पानी इस पर लगता रहेगा तो ऑटोमेटिकली ये पूरा सड़ जाएगी और मल्चिंग के साथ साथ आपका फर्टिलिटी बढ़ाएगी सॉइल की। इसके अलावा फसल की कटाई के उपरांत रोटावेटर से जुताई करके एक पानी लगा देने से फसल अवशेष मिट्टी में मिल जाते हैं। फिर बाद में अगली फसल की बिजाई या रोपाई आसानी से की जा सकती है। धान के अवशेषों की जुताई करके पानी लगा देने से प्रबंधन संभव है। साथ ही 20 से 35 किलोग्राम यूरिया प्रति हेक्टेयर की दर से डाल देने से अवशेषों के विगलन की प्रक्रिया तीव्र हो जाती है। फसल अवशेषों का प्रयोग खाद बनाने के लिए कर सकते हैं। साथ ही बेस्ट डिकम्पोजर का फसल अवशेषों में प्रयोग करने से यह खाद के रूप में तेजी से परिवर्तित होते हैं। किसान भाइयों को मेरा मैसेज यही है कि पराली न जलाकर आप जो है पराली प्रबंधन से खरपतवार नियंत्रण करें और नमी को मेंटेन करते हुए अपनी फसल को अच्छा बनाएं।